Hello everyone, welcome back to my YouTube channel AG History Companion. I am Asta Gandhi. So this is last part of Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization, long question answer. So let's start. So the topics that we are going to cover in this video are, first one is discovering the Harappan civilization. इसके 3 सब टॉपिक हैं, Cunningham's confusion, a new world civilization and new techniques and questions. लास्ट वन इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, इसके 2 सब टॉपिक हैं, क्लासीफाइंग फाइंड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. So the first question is, who was Cunningham? Mention his contribution in the field of archaeology. तो पहले फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट कनिंगम, सेकंड इज हिज इंटरेस्ट, थर्ड वन इज हिज कंट्रीब्यूशन एंड फोर्थ वन इज हिज फेल्यूर, जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे. अबाउट कनिंगम, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI एंड ही बिगेन आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन मिड 19th सेंचुरी. वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के. ASI इज़ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया and he began archaeological excavation in mid-19th century. His interest was basically in archaeology of early historic and later period. उनका इंटरेस्ट किस में था? early historic and later period में. His contribution, he used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th century CE to locate early settlements. तो जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे उन्होंने इंडिया को विज़िट किया था 4th एंड 7th सेंचुरी के बीच में. तो कनिंगम ने उनके अकाउंट्स को यूज़ किया टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स. नेक्स्ट वन इज़, ही ऑल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे. जो उसने सर्वे किया उसके दौरान जो उनको डॉक्यूमेंट्स मिले और इंस्क्रिप्शंस मिली वो सब उन्होंने कलेक्ट किया और फिर ट्रांसलेट किया ताकि हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चल सके. Next one is, when he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. मतलब जब उनकी एक्सकेवेशन चल रही थी तो उन्होंने क्या ट्राई किया कि वो आर्टिफैक्ट्स को रिकवर कर सके ताकि उनको पता चले कि इनकी कल्चरल वैल्यू क्या है. उनको लगता था भाई इस आर्टिफैक्ट की कल्चरल वैल्यू होगी तो उन्होंने उनको रिकवर करने की कोशिश की. सो हिज फेल्यूर्स, a site like Harappa, which was not part of itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation. अब जैसे हमको पता उन्होंने चाइनीज़ पिलग्रिम्स के अकाउंट्स के हेल्प से मतलब अर्ली सेटलमेंट्स लोकेट किए थे, बट जो हरप्पा है वो चाइनीज़ पिलग्रिम्स की अकाउंट्स का पार्ट नहीं था एंड ना ही अर्ली हिस्टोरिक सिटी का पार्ट था क्योंकि उनका इंटरेस्ट मेनली अर्ली हिस्टोरिक सिटी में था. तो जो हरप्पा की इन्वेस्टिगेशन है ना वो उनके फ्रेमवर्क में सेट ही नहीं हुई कभी. मतलब वो हरप्पा में मतलब उनका क्या बोलते हैं इंटरेस्ट किस में था? अर्ली हिस्टोरिक सिटी में. तो हरप्पा उनके फ्रेमवर्क में कभी सेट ही नहीं हुई. नेक्स्ट वन इज़, Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham. He did not realize हाउ ओल्ड दीज आर. मतलब कुछ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स उनको 19th सेंचुरी में मिले थे और कुछ उनके पास पहुंच भी गए थे बट उन्होंने उनको ये पता ही नहीं चल पाया कि ये कितने ओल्ड हैं. मतलब उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो सिर्फ अर्ली और लेटर में था तो उनको पता ही नहीं चल पाया. मतलब उन्होंने दूर तक की सोची नहीं कि ये इतने ओल्ड भी हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़, अ हरप्पन सील वॉज गिवन टू हिम बाय एन इंग्लिश मैन. एक इंग्लिश मैन को एक हरप्पन सील मिली होगी तो वो उन्होंने कनिंगम को दे दी. ही नोटेड द ऑब्जेक्ट, उन्होंने ऑब्जेक्ट को नोट किया बट वो सक्सेसफुल ही नहीं हो पाए कि वो उसको मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में प्लेस कर पाए क्योंकि वो उसके साथ फैमिलियर ही नहीं थे. मतलब उनका टाइम पीरियड क्या था? मेनली वो क्या अर्ली और लेटर हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड था उसी से रिलेट करेंगे. लेकिन ये हरप्पन सील उनके टाइम के पीरियड की थोड़ी ना थी तो वो फिर इसको अच्छे से मतलब इसकी डिटेल्स ही नहीं निकाल पाए. ही नोटेड द ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विच ही वॉज फैमिलियर. मतलब उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को नोट तो किया लेकिन उन्होंने उसको किस टाइम फ्रेम में रखा जिस टाइम फ्रेम को सिर्फ वो जानते थे. उन्होंने इतनी दूर तक की कभी सोची ही नहीं कि भाई ये इतनी पुरानी हो सकती है. नेक्स्ट वन इज़, बिकॉज ही थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज़ इन द गंगा वैली. क्योंकि उनको ये लगता था जो इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई है वो कहाँ से शुरू हुई है? गंगा वैली. उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इंडस वैली भी होगी. ड्यू टू ही स्पेसिफिक फोकस, उनके स्पेसिफिक फोकस की वजह से ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हरप्पा. वो हरप्पा की सिग्निफिकेंस को समझ ही नहीं पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
Who was John Marshall? How did he mark a change in the Indian archaeology? फर्स्ट ASI कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI वॉज अलेक्जेंडर कनिंगम. सो इसमें हम अबाउट जॉन मार्शल, सेकेंड पॉइंट इज जॉन मार्शल्स स्टेंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI मार्क्ड अ मेजर चेंज इन द इंडियन आर्कोलॉजी. मतलब जॉन मार्शल जब डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने एक इंडियन आर्कोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज किया. मतलब उनको पता चल गया था कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है कोई. अभी 2 पॉइंट्स और हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. John Marshall was the Director General of ASI. In 1924, he announced the discovery of new civilization in the Indus Valley to the world. मतलब उन्होंने 1924 में न्यू सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कर दी थी, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन. नेक्स्ट वन इज़ ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया. मतलब वो पहले प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किया, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी इंडिया को प्रोवाइड किया, क्योंकि वो ग्रीस और क्रिएट में भी काम करके आए हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी उन्होंने इंडिया में एक्सप्लोर किया. नेक्स्ट वन इज़ लाइक कनिंगम ही टू वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेकुलर फाइंड्स. मतलब कनिंगम की तरह वो भी कुछ जो मिलता था स्पेक्टेकुलर फाइंड्स में ही इंटरेस्टेड थे. ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरी डे लाइफ. मतलब वो जो भी उनको कुछ मिलता वो एवरी डे लाइफ पैटर्न से मैच करते, मतलब उनके इक्वल में रख के उनको मतलब इमेजिन करते कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है. जॉन मार्शल S.N. Roy noted in the story of Indian archaeology, Marshall left 3000 years older than he found her. मतलब S.N. रॉय भी एक आर्कोलॉजिस्ट है. उन्होंने उनकी एक बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी. उन्होंने उनमें एक नोट किया, मतलब कुछ लाइंस थी, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही फाउंडर. अब इसका मतलब क्या है? मतलब कनिंगम को तो यही लगता था कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है, गंगा वैली से. लेकिन जब 1924 में इन्होंने डिस्कवरी अनाउंस कर दी न्यू सिविलाइजेशन की, तो S.N. रॉय ने नोट किया कि जो मार्शल है ना, उन्होंने इंडिया को 3000 ईयर्स ओल्डर बना दिया. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ because similar but unidentified seals were found at excavations at Mesopotamian sites. क्योंकि Mesopotamian sites पता है that is contemporary to हड़प्पन civilization. contemporary मतलब एक तरफ Mesopotamian और एक तरफ हड़प्पा, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, बस एरिया अलग हो गया थोड़ा. because similar इनका मतलब ये है कि सिमिलर ही सील्स मिली थी मेसोपोटामियन साइट्स पे, बट वो अनआइडेंटिफाइड थी जब तक जॉन मार्शल ने बताया नहीं. मतलब जॉन मार्शल ने डिक्लेयर नहीं कर दिया जब तक कि हड़प्पन नाम की भी कोई सिविलाइजेशन है, तो तब तक वो अनआइडेंटिफाइड थी. नेक्स्ट वन इट वॉज देन द वर्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन बट ऑल्सो ऑफ वन कंटेम्परेरीज विद मेसोपोटामिया. तभी उनको पता चला, वर्ड को ये पता चला कि एक न्यू सिविलाइजेशन भी है, बल्कि दैट इज़ ऑल्सो कंटेम्प्रेरी विद मेसोपोटामिया. नेक्स्ट वन इज़ उसके फेलियर्स पढ़ते हैं जॉन मार्शल के. Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of a mound. अब stratigraphy मैं बता देती हूँ, मतलब लेयर वाइज स्टडी करना किसी ग्राउंड को, ताकि उसे पता चल सके कि टाइम पीरियड पता चलता है स्ट्रेटिग्राफी स्टडी करने से. मतलब जो ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा डीप में मिले हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्डर है. तो जॉन मार्शल को शायद स्ट्रेटिग्राफी के बारे में ना पता हो. उन्होंने एक्सकेवेशन किया अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, मतलब जो हॉरिजॉन्टल यूनिट्स हैं उनको एक्सकेवेट किया, मतलब वर्टिकल यूनिट्स के हिसाब से नहीं किया. तो उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी इग्नोर कर दी, जिसकी वजह से उनको टाइम पीरियड नहीं पता चल पाया. ऑल आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप टुगेदर इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर. मतलब जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं सेम यूनिट से, उनको एक ही ग्रुप में क्या बोलते हैं, एक ही ग्रुप में रख दिया गया, क्योंकि उनको तो स्ट्रेटिग्राफी के बारे में पता ही नहीं था. उन्होंने हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के हिसाब से एक्सकेवेशन की थी, तो जो डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स की थी वो भी सेम ही ग्रुप में चली गई. वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ दीज फाइंड्स वर इरिटेबली रोस्ट. तो मतलब इस स्ट्रेटिग्राफी से वो टाइम पीरियड पता चलता है. तो जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी इन फाइंड्स के बारे में, मतलब फाइंड्स जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनकी वैल्यू लॉस्ट होगी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ही लॉस्ट होगी, तो उनसे कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चल पाई. नेक्स्ट वन इज़
हु वॉज R.M. व्हीलर, मेंशन एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्कोलॉजी। और ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इनके बारे में ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया। R.M. व्हीलर, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, ही वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944। 1944 में इनको अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। Next one, he recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal lines। अब ये उन्होंने ही रियलाइज़ किया कि हमें स्ट्रेटिग्राफी करनी चाहिए, मतलब लेयर वाइज हमें स्टडी करना चाहिए, देन रेदर देन डिग मैकेनिकली, ना कि एकदम से यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस में हम उसको एक्सकेवेट करते जाए, क्योंकि उनको वैल्यू पता थी स्ट्रेटिग्राफी की, भाई उससे टाइम पीरियड वगैरह पता चलता है। Next one is, as an ex-army brigadier, he brought with him a military precision to practice the archaeology। वो एक ex-army brigadier थे, तो वो अपने साथ क्या लाए थे, एक military precision to practice the archaeology। Next one is, वट आर द न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कौन सी नई नई टेक्निक्स और क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। सो फर्स्ट वन इज़ बाउंड्रीज। जैसे पता है आपको, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो चुका है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ पर्ड इंडिया आर्कोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट इन इंडिया। अब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए, तो वो दैट फोर्स इंडियन आर्कोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इन इंडिया। मतलब अब वो सिर्फ इंडियन साइट्स ही लोकेट कर सकते हैं, एक्सकेवेट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी हमारे अंडर नहीं है ना। सो बाउंड्रीज, द फ्रंटियर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, उसका कोई कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज से। मतलब वो पाकिस्तान में भी थी कई हड़प्पन सिविलाइजेशन, कई अफगानिस्तान में थी और कई इंडिया में भी थी। तो अभी आज की नेशनल बाउंड्रीज है उससे कोई रिलेशन नहीं है उसका। बट आफ्टर द पार्टीशन एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द मेजर साइट्स आर नाउ इन पाकिस्तान टेरिटरी। बट पार्टीशन के बाद और पाकिस्तान बना है जब से, तो कुछ जो भी मेजर साइट्स हैं वो पाकिस्तानी टेरिटरी में जा चुके हैं, तो वो हम उनको एक्सकेवेट नहीं कर पा रहे। तो दिस स्पॉट इंडियन आर्कोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इन इंडिया। इसने फोर्स किया कि अब हम पाकिस्तानी टेरिटरी तो हमारे अंडर ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचा, सिर्फ हम इंडिया की साइट्स लोकेट कर सकते हैं। एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ हैज़ रिवील्ड अ नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स। अब इंडिया की साइट्स जो लोकेट किया वो पढ़ते हैं। एक सर्वे किया गया कच्छ में, उससे पता चला कि बहुत सारी हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे। सेकेंड वन, एक्सप्लोरेशन इन पंजाब एंड हरियाणा हैव एडेड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पन साइट्स। अब पंजाब और हरियाणा में भी एक्सकेवेशन हुई है, तो वो भी हड़प्पन साइट्स में ऐड हो चुकी हैं। नेक्स्ट वन इज़ कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। राखी घड़ी इज़ इन हरियाणा। एंड मोस्ट रिसेंटली ढोलावीरा भी गुजरात में हैज़ बिन डिस्कवर्ड। मतलब ये 4 साइट्स और भी डिस्कवर हो गई है, तो ये भी अब मतलब कि हड़प्पन सेटलमेंट्स का पार्ट बनती जा रही है। जैसे जैसे एक्सकेवेशन होती है, नया कुछ पता चलता है, तो वो ऐड होती जाती है। तो इट मीन्स फ्रेश एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू। मतलब अभी भी एक्सकेवेशंस चल रही है, एक्सप्लोरेशंस चल रही है। न्यू इशू अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस। मतलब जो नए नए इश्यूज आ रहे हैं उनको भी इम्पोर्टेंस मिल रही है। और ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कोलॉजी। मतलब अब तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन आर्कोलॉजी में इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी ग्रो कर रहा है। सो न्यू इशू क्या क्या है। सम आर्कोलॉजिस्ट ऑफन कीन टू ऑब्टेन अ कल्चर सीक्वेंस। मतलब कुछ आर्कोलॉजिस्ट को क्या लगता है कि इसकी एक अपनी ही कल्चर सीक्वेंस है। सेकेंड वन, अदर ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स। मतलब कुछ ट्राई कर रहे हैं कि स्पेसिफिक साइट्स का लॉजिक, कि भाई स्पेसिफिक साइट्स पे ही ये चीज़ें मिली हैं, तो वो उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़, दे ऑल्सो ग्रैपल विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स ट्राइंग टू फिगर आउट द फंक्शंस दीज मे हैव सर्व। मतलब अब उनको आर्टिफैक्ट्स की वेल्थ मिली है, मतलब भर भर के आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं, तो वो उनको भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके फंक्शंस क्या थे, ये किस चीज़ में काम आते थे। सो ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कोलॉजी। Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। जो स्पेशलिस्ट हैं सब कॉन्टिनेंट में, मतलब वो मिलकर काम कर रहे हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो की एक्सकेवेशन के लिए।
Next one is they are using modern scientific techniques including surface exploration to recover traces of clay, stone, metal and plant and animal remains as well as to minutely analyze every scrap of available evidence. मतलब जो अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, तो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो उससे हम इजीली सरफेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं. मतलब क्ले के ट्रेसेस रिकवर कर सकते हैं, स्टोन के भी, मेटल के, प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स, मतलब और हर छोटी छोटी चीज़ माइन्यूटली एनालाइज, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से एनालाइज कर सकते हैं, मतलब हर एविडेंस को. तो अब साइंटिफिक टेक्निक्स आ गई हैं तो ईजी रिकवरिंग होगी. दीज एक्सप्लोरेशंस प्रॉमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स इन फ्यूचर. मतलब अब ये जो एक्सप्लोरेशन चल रही है ना, ये हमें प्रॉमिस करती हैं कि फ्यूचर में ये बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स लेके आएगी, मतलब और बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें पास्ट के बारे में. तो इस क्वेश्चन के 4 पॉइंट हो गए. सबसे पहले मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट डे उससे, मतलब बाउंड्रीज से, कोई फर्स्ट पॉइंट इज़ बाउंड्रीज का. सेकंड वन इज़ कि अब हमें सिर्फ इंडिया में ही लोकेट करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी टेरिटरी हमारे अंडर नहीं है. थर्ड वन इज़ जो न्यू इशू फाउंड हो रहे हैं. एंड फोर्थ वन इज़ ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कोलॉजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस हाउ आर्कोलॉजिस्ट रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट. मतलब अब आर्कोलॉजिस्ट ने हमारे पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट कैसे किया. मटेरियल एविडेंस, डेड बॉडीज एंड मटेरियल्स, टूल्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग, means of irrigation, stratigraphy help in reconstructing the socio-economic condition of people, centers of craft production, this is typing mistake, indirect evidence, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. मतलब ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है कि आर्कोलॉजिस्ट ने क्या क्या एविडेंसेस से अपने पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ. सबसे पहले मटेरियल एविडेंस, अब इसके पॉइंट्स बताती हूँ. उसके बाद आपको ये भी पता है कि मोहनजोदारो के ट्रेसेस मिले हैं, मोहनजोदारो में ड्रेन के ट्रेसेस मिले हैं. मतलब पूरे चैप्टर को रिवाइज करके, मतलब माइंड में रिकॉल करके उसके ब्रीफ पॉइंट्स बना देना. अभी इसमें बहुत कम है लेकिन मैं इतने सफिशेंट है, मैंने इतने लिखे हैं. मतलब कुछ तो अपना भी दिमाग लगाओ, इतने सारे पॉइंट्स दे रहे हैं, क्वेश्चन बता दिए, आंसर बता दिए, कुछ अपना दिमाग लगाओ, नए नए पॉइंट्स बनाओ. सो डेड बॉडीज़ एंड मटेरियल से भी पता चलता है. लग्जरीज होगी और टूल्स कौन से हो गए कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग में यूज़ होते थे. मीन्स ऑफ इरिगेशन, स्ट्रेटिग्राफी, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट एविडेंसेस. मतलब पूरे चैप्टर को रिकॉल करके आपके माइंड में जो जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे अभी मेरे माइंड में आ रहा है कि हमने वो पढ़ा था सिटाडल और ड्रेनेज सिस्टम. उसके बाद हमने ट्रेड पढ़ा, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन पढ़े. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सील्स, वेट्स एंड क्या बोलते हैं, सील्स, वेट्स एंड स्क्रिप्ट पढ़ी थी. उसके बाद हमने एंशिएंट अथॉरिटी पढ़ी थी. मतलब जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनकी ब्रीफ समरी इसमें लिख सकते हैं. मटेरियल एविडेंस ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में दे रखा था मटेरियल एविडेंस का पॉइंट, तो ये मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ. सील्स, पोइट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये हो गए मटेरियल एविडेंस. और ऑर्गेनिक मटेरियल भी थे सच एज क्लॉथ, लेदर, वुड एंड रीड्स, और ये जनरली डिकम्पोज कर जाते हैं जल्दी, स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन्स. तो ये मटेरियल एविडेंस हो गए और ये नीचे वाले ब्रीफ हो गया पूरा चैप्टर का. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर्कोलॉजिस्ट क्लासीफाई फाइंड्स. मतलब जो अब आर्कोलॉजिस्ट है ना, ये जो इनको जो भी कुछ मिलता था ना, ये क्लासिफिकेशन करते थे, जिसकी वजह से उसका पर्पस पता चलता था कि आर्टिफैक्ट किस काम के लिए यूज़ किया जाता था. तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, इनडायरेक्ट एविडेंस एंड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. तब मटेरियल के टर्म्स में कैसे क्लासीफाई किया गया है, जैसे स्टोन हो गया, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी, जो भी उसका मटेरियल है उसके टर्म्स में क्लासीफाई कर दिया जो भी मिला है. सेकेंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि उसका फंक्शन क्या है, कि वो टूल है, ऑर्नामेंट है, दोनों चीज़ें हैं, या फिर समथिंग दैट इज़ मेंट फॉर रिचुअल यूज़. नेक्स्ट वन इज़, और इनका फंक्शन भी कैसे पता चलता था, शेप्ड बाय इट्स रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स. मतलब जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनकी शेप कैसी है, अगर हम वो प्रेजेंट डे के थिंग्स से कंपेयर करें तो कुछ बीड्स मिले हैं, क्वान, स्टोन, प्लेट्स, मतलब उनसे उनके फंक्शन पता चल जाते हैं हमको. नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड. मतलब कौन से ग्रुप एरिया कंटेक्स्ट में ये मिला है. जैसे हाउस में मिला है तो पता चल जाएगा हाउस की कोई चीज़ है, ड्रेन में मिला है, ग्रेव में मिला है, किल में मिला है. किल मीन्स
फैक्ट्री। इंडायरेक्ट एविडेंसेस, अब देर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हड़प्पन साइट्स, मतलब कॉटन के कुछ ट्रेसेस मिले हैं कुछ हड़प्पन साइट्स पे। तो हमें क्लोथिंग के बारे में जानने के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, कॉटन के ट्रेसेस पे। मतलब ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया ना कि कॉटन मिला है तो क्लॉथ भी होगा। तो इसी यही कह रहा है कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी होते हैं कुछ, तो उनको क्लासीफाई कर दिया इनडायरेक्ट फाइंड्स में। नेक्स्ट वन इज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, द फर्स्ट हड़प्पन seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it, both in terms of culture sequence in which it was found or in terms of a comparison with finds of Mesopotamia। मतलब अब जब तक फर्स्ट हड़प्पन seal मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को तब तक समझ नहीं आई जब तक उन्होंने उसका कंटेक्स्ट नहीं समझा कि इसको रखें किस में हम, कि इसको हम कल्चर सीक्वेंस में रखें या इनको कंटेम्परेस रखें विद मेसोपोटामिया। तो जब तक हमें उसका कंटेक्स्ट नहीं पता चलेगा, उसकी प्लेसमेंट नहीं पता चलेगी कि कहाँ पे रखी है, तब तक हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे अब उन्होंने कल्चर सीक्वेंस में रखा और किस में रखा, कंटेम्प्रेरी विद मेसोपोटामिया, तो उनको पता चल सका कि मेसोपोटामिया के साइड बाय साइड एक सिविलाइजेशन थी जिसकी खुद ही कल्चर सीक्वेंस थी। तो मतलब उनको क्लासिफिकेशन करने के बाद वो डिटेल्स करते हैं या कुछ इमेजिन करते हैं कि ये होता होगा ये होता होगा और फिर वो हमको बताते हैं। तो ये सारे मतलब एक इमेजिनेशन है, इसका कोई बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेम टॉपिक है, नहीं नेक्स्ट टॉपिक है, पहला वाला दूसरा था। डिस्कस द फंक्शन दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड बाय रूलर्स इन द हड़प्पन सोसाइटी। अब दिस इज़ ऑल्सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये मेरे को क्वेश्चन कहीं मिला था तो मेरे को इसका समझ नहीं आया था मैं क्या लिखूं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था एंशिएंट अथॉरिटी में कि कोई है ही नहीं रूलर। बट फिर भी मैंने इसके कुछ नेट से आंसर्स निकाले हैं कि भाई जो रूलर्स हैं उनके फंक्शंस क्या होते थे। सबसे पहले प्लान्स एंड लेआउट्स ऑफ सिटी, सिटी का प्लान एंड लेआउट डिफाइन करने में। नेक्स्ट वन इज़ क्लीनलीनेस विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर्स, क्लीनलीनेस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर्स, जो सफाई का काम होता था वो भी रूलर्स का होता था, उस पर ध्यान रखते थे। वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का वेलफेयर होता रहे। इंस्पायर द फार्मर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब फार्मर को हमेशा इंस्पायर करते रहना, चाहे फेमाइन आ जाए चाहे ड्रोट आ जाए, इंस्पायर करते रहते थे कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोटिवेटेड द क्राफ्ट्समैन टू प्रमोट डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब क्राफ्ट्समैन को मोटिवेट करते थे कि तुम प्रमोट करो हैंडीक्राफ्ट्स। नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड प्रमोटेड बाय द रूलर्स, जो भी काम आज अब के टाइम हमारे गवर्नमेंट के हैं वो सारे उस टाइम रूलर्स के भी होते थे। एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड प्रमोटेड बाय द रूलर्स। इशू कॉमन एक्सेप्टेबल, कुछ इश्यूज़ मिले हैं जो कॉमनली एक्सेप्टेबल होते थे, लाइक कोइन, सील्स, वेट्स एंड मेजरमेंट्स, वो एक सिंगल अथॉरिटी बनाती थी, जैसे रूलर हो गया। अभी भी हमारे कोइंस इंडिया में एक ही है ना, और जो वेट्स होते हैं वो इंडिया में एक ही हैं, मेजरमेंट्स एक ही हैं। तो वैसे ही उस टाइम भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो रूलर है वही डिसाइड करता था। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़, फ्लड, अर्थक्वेक्स एंड एपिडेमिक्स, मतलब रूलर से ये उम्मीद की जाती थी कि वो रिलीफ फंड प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़, मतलब जिसका भी नुकसान हुआ है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़, दैट इज़ फ्लड, अर्थक्वेक एंड एपिडेमिक्स। डिफेंड द कंट्री ड्यूरिंग फॉरेन एग्रेशन, मान लो कोई फ़ॉरेन से कोई अटैक कर देता है, तब भी उनका यही होता था कि वो आर्मी वगैरह भेजे, मिलिट्री वगैरह मतलब तैयार करके रखें टू डिफेंड द कंट्री। और प्लान्स एंड लेआउट्स का ये रह गया, बिग बिल्डिंग्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, टैंक्स, वेल, कैनाल्स एंड गैलरीज, मतलब जो भी कुछ लेआउट्स है सिटी का, दैट वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ रूलर्स। तो ये अब एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिटी का कंस्ट्रक्शन, फिर क्लीनलीनेस, इकोनॉमी के वेलफेयर में, एग्रीकल्चर में भी, हैंडीक्राफ्ट में भी, ट्रेड में भी, उसके बाद फिर इश्यूज़ कॉमन एक्सेप्टेबल, उसके बाद फिर रिलीफ फंड भी प्रोवाइड करते थे ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ एंड डिफेंड द कंट्री ड्यूरिंग फॉरेन एग्रेशन। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। Describe briefly how seals of Harappan period help in reconstructing their religious beliefs, मतलब अब जो हड़प्पन पीरियड में सील्स मिली है उनकी वजह से हमें हेल्प मिली है रिलीजियस बिलीव्स को पढ़ने में। सो इसके 4-5 पॉइंट्स ही हैं। सबसे पहले अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट को क्या लगता था, उसके बाद नेचर वर्शिप भी करते थे,
तो बाकी 2 पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड में। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ना जो अनयूजुअल थे, अनफेमिलियर थे, मतलब जो किसी से रिलेटेड नहीं थे, उनको वो हमेशा रिलीजियस सिग्निफिकेंस में डाल देते थे। जैसे इंक्लूडेड टेराकोटा फिगराइंस ऑफ वुमेन हैविली ज्वेल्ड एलाबोरेट हेड ड्रेसेस, मतलब एक क्या इंक्लूड किया है टेराकोटा फिगराइंस में, मैंने पिक्चर बेस में भी पिक्चर दिखाई थी एक वुमेन की, दैट इज़ हैविली ज्वेल्ड एंड उनके हेड ड्रेसेस थे। नेक्स्ट वन इज प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग में मैंने बताया था एक स्टोन स्टैचू है मैन का, और एक उनकी एक स्टैंडर्डाइज पोस्चर है, मैंने बताया था एटीट्यूड वाला लगता है मुझे ये देखते ही। सिटेड विद वन हैंड ऑन द नी, मतलब एक हाथ उनका नी पे होता था। तो ऐसे तो महाराजा महाराजा ही बैठते हैं, तो उनको प्रीस्ट किंग बोला गया है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस इंक्लूड द ग्रेट बाथ एंड फायर अल्टर्स फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल, मतलब कुछ स्ट्रक्चर जो रिचुअल सिग्निफिकेंस से कंपेयर किए गए हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ और फायर अल्टर्स फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल। नेचर वर्शिप, नेचर की वर्शिप कैसे करते थे, जैसे प्लांट मोटिव्स के सील मिले हैं। मिथिकल एंड कॉम्पोजिट क्रिएचर्स लाइक यूनिकॉर्न वन हॉर्न्ड एनिमल, मतलब यूनिकॉर्न की डिपिक्शंस मिली है सील पे, तो इसको एक मिथिकल क्रिएचर माना जाता था, वन हॉर्न्ड एनिमल। वर्शिप ऑफ सन फायर वाटर फूड एंड एयर, ये सब कुछ नेचुरल चीज़ें हैं। सन फायर वाटर फूड एंड एयर, तो नेचर की वर्शिप होगी। वर्शिप ऑफ ट्रीज, जैसे तुलसी बनियन एंड पीपल, मतलब नेचर वर्शिप में 4 पॉइंट्स हो गए। और अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट को जो लगता था जो अनफेमिलियर है वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस में पुट आउट किया जाता था। सो नेक्स्ट पॉइंट्स आर पैरेलल विद लेटर ट्रेडिशंस, मतलब जो उस टाइम की रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उसको कंपेयर किया गया है लेटर ट्रेडिशंस के साथ आर्कियोलॉजिस्ट ने। और इसके 2 पॉइंट है प्रोटोशिवा एंड कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज अ लिंग, मतलब अब लेटर ट्रेडिशन में एक प्रोटोशिवा को कंपेयर किया गया है। शिव जी सभी को पता है, बहुत ही फेमस डाइटी है। और कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज अ लिंगा, मतलब एक लिंग नहीं होता, शिवलिंग होता है जो, तो एक कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट मिला है तो उसको किससे कंपेयर किया गया है, लिंग से। सो प्रोटोशिवा के बारे में पढ़ते हैं। Seals depicting a figure seated cross-legged in a yogic posture surrounded by animals and early form of one of major deities of Hinduism। हमने एक सील देखी थी, उसमें बीच में एक योगिक पोस्चर में एक मैन बैठा है क्रॉस लेग्ड, और उसके आसपास एनिमल्स हैं, और उसको किससे कंपेयर किया गया है, एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ मेजर डाइटी ऑफ हिंदुइज्म, दैट इज ऑल्सो नोन एज शिवा, मतलब प्रोटो शिवा। फॉर एग्ज़ाम्पल द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे अब एग्जाम्पल किस चीज़ का है कि उनको लेटर ट्रेडिशन से पहले रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऋग्वेदा, जो सबसे फर्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेदा, उसमें एक गॉड के बारे में मेंशन किया गया है रुद्रा, विच इज़ अ नेम यूज फॉर शिवा इन लेटर पुरानिक टेक्स्ट, मतलब ऋग्वेदा में तो एक नाम मेंशन किया गया है रुद्रा, लेकिन जो पुरानिक टेक्स्ट है उसमें रुद्रा शिव जी के लिए यूज़ किया गया है, मतलब इसमें दोनों को कंपेयर करके। और रुद्रा इन द ऋग्वेदा नेवर डिपिक्टेड एज पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड एज अ योगी, डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा इन द ऋग्वेदा, मतलब रुद्रा जो है पुरानिक ट्रेडिशन में उसको तो शिव जी से कंपेयर किया गया है, बट जो रुद्रा है ऋग्वेदा में उसको कभी भी शिव जी से कंपेयर नहीं किया गया। पशुपति मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, आपने देखा ना सील के साइड में एनिमल्स बैठे थे, एंड एज अ योगी, मतलब योगी से कभी कंपेयर नहीं किया गया। तो इसमें ये कहता है कि डिपिक्शंस डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा इन द ऋग्वेदा, जो इसके डिपिक्शंस हैं वो मैच नहीं कर रही डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा, जो रुद्रा का डिस्क्रिप्शन है इन द ऋग्वेदा। तो मतलब एक बार तो पहले रख दिया ऋग्वेदा से तो वो मैच नहीं किया, बट वो पुरानी टेक्स्ट से मैच कर रहा है शिव जी से, तो पॉसिबली अशमन। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि जो ये सील है ये क्या डिपिक्ट करती है, शमन। शमन क्या होता है, ऐसे मैन या वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर, जिनके पास मैजिकल एंड हीलिंग पावर है, एंड एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ड, और उनके पास एक एबिलिटी है कि वो किसी दूसरे वर्ड से बातचीत कर सके, एज सम स्कॉलर सजेस्टेड। तो प्रोटोशिवा, वैसे तो बेसिकली उसको प्रोटोशिवा किस लिए कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो पुरानी टेक्स्ट में मेंशन है, पर वो जो रुद्रा में डिफाइन किया गया है उससे डिपिक्शंस मैच नहीं कर रही, तो कई आर्कियोलॉजिस्ट ये इमेजिन कर रहे हैं कि पॉसिबली इट वाज अ शमन। सो
दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आज का चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वीडियो रह गई है, वो मैं कल पोस्ट कर दूँगी। थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी।